The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. शरीर क्रिया विज्ञान से स्टार्ट करते हैं हम पहली क्लास, क्योंकि जब हमने शरीर क्रिया रचना पढ़ी होती तो आगे जाके हमें दूसरी चीजें अच्छे से समझ में आती। छोटे विषय हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट यहीं से करेंगे ताकि हमको पूरे कंसेप्ट क्लियर रहे सब्जेक्ट के बारे में। तो आज से हम शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि फ्रेश माइंड है, सारी चीजें हमको हमारे दिमाग में जा रही हैं। तो शरीर क्रिया विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद। तो व्युत्पत्ति में जाते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि वो शब्द कहाँ से आया है ना। शब्द जो है मतलब शब्द कहाँ से आया, तो आयुषो वेदा आयुर्वेदा, आयु का वेद जो है वो आयुर्वेद है। और निरुक्ति में कहा है आयुर अस्मिन विद्यते ज्ञानेन व आयुर्विद्यन्ते इति आयुर्वेदा। निरुक्ति यानी नामकरण को कहते हैं, है ना। तो उसका नामकरण किस आधार पर पड़ा है, उसमें क्या चीज है जिस कारण से उसको आयुर्वेद कहा जाता है। तो सुश्रुत ने निरुक्ति दी है। क्वेश्चन क्या बनेगा, आयुर्वेद की निरुक्ति किसने दी है, ये पहला क्वेश्चन बना। सुश्रुत ने दी है आयुर्वेद की निरुक्ति, पहले ही चैप्टर में दी है जिसका नाम व्युत्पत्ति अध्याय है। श्लोक में लिखा है आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विदन्ति इति। तो दो चीजें जो है इसमें, एक तो विद्यते शब्द जो है इसमें है, और ये एक विदन्ति भी है ना। तो अब हम देखते हैं काश्यप ने क्या बताया। काश्यप ने लिखा आयुर अनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते विद्यन्ते लक्षन्ते। तो देखो यहां तक तो ठीक था, विद्यते इसमें भी है, सुश्रुत में विद्यते इसमें भी है, विद्यन्ति इसमें भी है, इसमें विद्यन्ते है। पर क्या शब्द बढ़ गए काश्यप के श्लोक में, क्या शब्द बढ़ गए, एक तो ज्ञायते बढ़ गया, दूसरा लक्षिते बढ़ गया, ये एक्स्ट्रा हो गए, है ना, ये प्लस हो गए। तो अब मैं जब भी आपको पढ़ाऊं और आपसे बोलूं कि ये जो काश्यप हैं ये किसके चिकित्सक हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, बाल रोग के लिए जाने जाते हैं, यानी बालकों के लिए बालकों के बारे में इन्हें चिकित्सा बताई है। तो मैं आपको हमेशा एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन का तात्पर्य ये रहेगा कि जैसे हम बच्चों में पुराने जमाने में बात करते हैं कि हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ी, एक बच्चा और सही, घर में 2 बच्चे हैं तो 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो काश्यप बच्चों के हैं तो मना नहीं करते, एक और सही, एक बच्चा और सही, एक और सही। तो ऐसा हमें याद रखना है कि एक्स्ट्रा बच्चे, एक्स्ट्रा शब्द जो हैं, ये जो इस निरुक्ति में जो है ज्ञायते जो एक्स्ट्रा शब्द आया हुआ है, लक्षिते जो एक्स्ट्रा शब्द आया हुआ है जो कि सुश्रुत में नहीं था, ये किसने दिया है, काश्यप ने दिया है। क्योंकि काश्यप कहते हैं एक बच्चा और सही, एक बच्चा और सही, है ना। हमारी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ी है, ऐसा बोल बोल के। तो याद रखने का तरीका, श्लोक अगर एग्जाम में आ जाए तो लक्षिते ज्ञायते वाला श्लोक काश्यप का है, और आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विदन्ति आयुर्वेदा सुश्रुत का है। और एक क्वेश्चन जो सिंपल सा इसमें से बनना है कि आयुर्वेद की निरुक्ति किसने दी है, तो वो सुश्रुत ने, सर्वप्रथम किसने दी है, सुश्रुत ने दी है। अब आते हैं इसके बाद में परिभाषा में, है ना। एक चीज यहाँ पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आयुर्वेद जो है इसका उपवेद है, आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का, हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे अपन, अथर्ववेद का उपवेद है चरक के हिसाब से, है ना। चरक संहिता में जो 30 चैप्टर में रेफरेंस आता है वही आता है। अब आते हैं आयुर्वेद की परिभाषा में। परिभाषा को लक्षण भी कहते हैं, है ना। परिभाषा जो होती है उसको लक्षण भी बोला जाता है। आयुर्वेद का लक्षण क्या है, तो लक्षण ही परिभाषा के नाम से जानी जाती है आयुर्वेद में। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच्चितुक्तम आयुर्वेद उचिते। यानी कि जिसमें हम हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, इन 4 प्रकार की आयु के बारे में और उनके आयुर्मान के बारे में, हितकर आयु कैसी होती है, अहितकर आयु कैसी होती है, इनके मान के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं।
एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से आयुर्वेद की परिभाषा किसने दी है, तो आचार्य चरक ने दी है। आयुर्वेद की परिभाषा में कितनी प्रकार की आयु बताई गई है, तो 4 प्रकार की आयु बताई गई है, हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि आयुर्वेद की परिभाषा या आयुर्वेद का लक्षण किसने बताया, तो आचार्य चरक ने बताया, पहले ही चैप्टर में बताया दीर्घजीवती अध्याय में। और आयु के कितने प्रकार होते हैं इसमें, तो 4 प्रकार के आयु का आयुमान आता है इसमें, हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर। अब आते हैं व्यवहारिक परिभाषा। व्यवहार यानी प्रैक्टिकली, आयुर्वेद में केवल आयु आयु थोड़ी ना है, और भी चीजें तो जानते हैं, मन रोगों की चिकित्सा भी तो करते हैं। तो व्यवहारिक परिभाषा जो है वो भाव प्रकाश ने दी है ना। जैसे प्रकाश है वो व्यवहारिक सब्जेक्ट है, फ्री में नहीं मिलता है ना। प्रकाश जो है वो फ्री में नहीं मिलता है, आपको बिजली का बिल भरना ही पड़ता है। तो व्यवहारिक परिभाषा जो है भाव प्रकाश ने दी। उन्होंने क्या बोला, आयुर्हिता हितम, क्योंकि सुख कर दुख कर आयु में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा आयुर्हिता हित आहितम व्याधि निदान सदनम समनम, है ना। आयुर्वेद में अपन व्याधि का निदान पढ़ते हैं, यानी व्याधि का कारण क्या होता है वो पढ़ते हैं, और उसकी समन यानी चिकित्सा पढ़ते हैं। तो आयुर्वेद में आयु हितकर अहितकर आयु के बारे में भी पढ़ते हैं, इसके अलावा व्याधि का निदान और समन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो व्याधि का निदान समन ये परिभाषा में जोड़ने वाले कौन है, भाव प्रकाश हैं। जैसे पुराने जमाने के पेपर होते थे हमारे समय में, राष्ट्रपति के कार्यों पर प्रकाश डालिए, तो प्रकाश डालिए का मतलब ये नहीं होता था कि अपन लाइट टॉर्च से लेके लाइट लगा दें। उसका मतलब ये होता था कि आप उसको जो है एक्सप्लेन करो। तो भाव प्रकाश ने यहाँ व्यवहारिक परिभाषा बताई है, उसमें व्याधि निदान जो है, व्याधि निदान शब्द जोड़ा है। जैसा इसमें ये बा शब्द है, वैसा ही शब्द यहाँ उससे ये चालू होता है। हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक की, ठीक है। व्यवहारिक में वा से वाया आता है, और ये व्याधि निदान सवनम से चालू होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजन क्या है ना। तो प्रयोजन है प्रयोजनम च स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर यानी रोगी के रोग का उन्मूलन करना। ये प्रयोजन कहाँ बताया गया है, चरक संहिता के 30 चैप्टर में बताया गया। 30वां अध्याय है, पहला अध्याय में नहीं बताया, ये 30वें अध्याय का है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का उन्मूलन करना। ये आयुर्वेद का क्या है, प्रयोजन है। इसके अलावा चरक चूंकि अग्निवेश तंत्र है, तो उसके में भी चरक सूत्र अध्याय पहले में एक लाइन आई है, इत्युक्तम कारणम कार्य धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, यानी कि धातुओं को साम्य करना हमारे तंत्र का क्या है, प्रयोजन है। तो ये धातु साम्य वाला जो है लाइन जो है वो पहले चैप्टर में आती है ना। चरक संहिता के पहले चैप्टर में पहले वो 60 पदार्थ बताते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और फिर ये कहते हैं कि ये कारण है, तो इन कारण से हमें क्या कार्य करना है हमारे शरीर में, धातुओं का साम्य करना है, यही इस तंत्र का प्रयोजन है। ठीक है, ये पहले चैप्टर में भी आता है। सुश्रुत में हम जाते हैं तो सुश्रुत में है इहम खल्व आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणश्च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये सेकंड नंबर पे बताया सुश्रुत ने, और सबसे पहले लिखा है व्याधि उपसष्टानाम व्याधि परिमोक्ष, है ना। तो सुश्रुत जो कि हम जानते हैं कि सुश्रुत जो है वो क्या है, सर्जन है, शल्य चिकित्सक हैं, और शल्य चिकित्सा में क्या आती है, इमरजेंसी आती है। तो इमरजेंसी में पहले अपन रोगी की चिकित्सा देखते हैं कि भैया इसकी ब्लीडिंग कैसे रोकें, इसको सांस एयरवे कैसे क्लियर करें, इसका फ्रैक्चर कैसे जोड़ें। तो शल्य चिकित्सा में रोगी प्रथम होता है, पेशेंट को पहले देखा जाता है, फिर ठीक करने के बाद में, ऑपरेशन करने के बाद में फिर उसको सलाह दी जाती है कि ये एक्सरसाइज करते रहना, स्वास्थ्य का याद रखना, ये चीज मत खाना, ऐसा वजन मत उठाना। तो दोनों ही आचार्य, चाहे वो चरक हैं चाहे सुश्रुत हैं, दोनों ने आयुर्वेद के 2 प्रयोजन माने हैं। एक होता है स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा होता है रोगी के रोग का उन्मूलन करना। पर दोनों में ये जो क्रम है ना, ये क्रम जो है वो भिन्न बताया गया है। क्यों भिन्न बताया गया है, क्योंकि चरक काय चिकित्सा के हैं, काय चिकित्सा में तो आदमी यही कोशिश करता है कि आप बीमारी नहीं पड़ो, ठीक है।
लेकिन सर्जरी में पहले तो बीमार तो पहले से ही रहता है, उसको तो इमरजेंसी रहती है, इसलिए पहले रोगी को देखते हैं, बाद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो चरक सुश्रुत दोनों ने प्रयोजन बताया है, लेकिन उनका क्रम जो है वो भिन्न बताया गया है। ये था आयुर्वेद का परिचय। अब अपन आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजन हुआ है, अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं उनको। अष्टांग आयुर्वेद में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि चरक या सुश्रुत या भागवत के अनुसार जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं वो उनका क्रम क्या है, क्रम पूछते हैं। और दूसरा उनके जो पर्याय हैं वो पूछते हैं, किसने कौन सा पर्याय बताया है। तो क्रम देखते हैं। सबसे पहले क्रम देखने वाले हैं हम चरक का। तो चरक ने बताया है कि सबसे पहले आता है काय, क्योंकि चरक काय चिकित्सा के अपन सभी जानते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बताया काय, ठीक है। काय पहले आता है, फिर सालाक्य पहले आता है, फिर शल्य आता है। पहले काय, फिर सालाक्य, फिर शल्य। और सुश्रुत में ये पहले 3 हैं, इसी का उल्टा क्रम चलता है, यानी कि उल्टा क्रम चलता है, यानी कि वो तीसरे नंबर पे काय बताते हैं, दूसरे नंबर पे सालाक्य ही बताते हैं, और पहले नंबर पे क्या बताते हैं, शल्य बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा कई बार ऐसा होता ना कि कोई पेशेंट आया और पेशेंट आर्ट्स का है, तो अपन ने बोला जाओ उस डिपार्टमेंट में दिखा लो, उस डिपार्टमेंट ने बोला जाओ उस डिपार्टमेंट में दिखा लो, फिर वो घूम फिर के अपने पास ही आ गया। तो पहले 3 का क्रम अलग है चरक सुश्रुत में। चरक पहले काय बताते हैं, सुश्रुत पहले शल्य बताते हैं, सालाक्य दूसरे नंबर पे आता है, चरक 3rd नंबर पे शल्य बताते हैं, और सुश्रुत जो है 3rd नंबर पे काय बताते हैं, ठीक है। यहां तक का क्रम हमें समझ में आ गया कि काय सालाक्य शल्य होना है। अब आते हैं 4थे नंबर पे। चरक ने बताया है विष गर विरोधनिक पस्मनम। सबसे पहले विरोधियों को मुंह बंद कर दो। अगत तंत्र का पर्याय होता है विष गर विरोधनिक पस्मनम। किसका पर्याय होता है, अगत तंत्र को। तो ये क्वेश्चन बनेगा, अगत तंत्र को जो है विष गर विरोधिक पस्मनम की संख्या किसने दी है, तो चरक ने दी है। अगत तंत्र को विष गर विरोधिक प्रस्मनम की संख्या किसने दी है, तो वो चरक ने दी है। 4थे नंबर पे आ गया विष। अब क्या होता है कि जैसे मैच में होता है, जो बल्लेबाज आपका स्ट्रांग होता है धोनी टाइप का, उसको आप बचा के रखते हो, जो कमजोर होता है उसको पहले कि भैया आउट भी हो गया तो दूसरे संभाल लेंगे। तो ये 4थे नंबर पे आया है विष गर विरोधिक प्रस्मनम। 5वें पे जो है उस चरक ने भूत, जैसे 5 महाभूत होते हैं, 5वें नंबर पे भूत विद्या बताई, ग्रह रोगों की चिकित्सा जिसे हम कहते हैं वो बताइए 5वें नंबर पे। तो 5 महाभूत होते हैं, तो 5वें नंबर पे भूत विद्या है। 6वें नंबर पे जो है वो कुमार भृत्य बताया गया है। तो जैसे अगर हम पढ़ेंगे कि 5 महाभूत जो होते हैं, 5 महाभूत, ठीक है, और उनमें छठी चीज, 5 महाभूत जो होते हैं, 5 महाभूत जो होते हैं, 5 महाभूत में जो छठी चीज आत्मा जब मिलती है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भ किसकी उत्पत्ति होती है, छठी चीज मिलती है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति होती है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भ को जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाहर आ जाता है, प्रसव आ जाता है, तो क्या बोलते हैं अपन, कुमार कहते हैं। तो 6वें नंबर पे चरक संहिता में क्या बताया गया है, कुमार भृत्य बताया गया है। 7वें नंबर पे रसायन है, और 8वें नंबर पे बाजीकरण। तो ये तो याद ही नहीं करना, क्योंकि सभी संहिताओं में 7वें 8वें नंबर पे रसायन बाजीकरण ही आता है। तो हमें 8 अंग ना याद करके 6 अंग का ही क्रम याद करना है। 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, जैसे एक क्लास में एग्जाम होती ना, तो बस जब रिजल्ट निकलता है तो लोग इसी का वेट करते हैं कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, लास्ट कौन आया है वो सबको मालूम रहता है कि सबसे कम नंबर किसके आने क्लास में, वो सबको पहले से ही मालूम रहता है। बैक बेंचर्स जिनको कहते हैं, तो वो पहले से ही मालूम रहता है। तो यहाँ रसायन और बाजीकरण जो लास्ट में आते हैं, वो सभी आचार्यों ने लास्ट के हिसाब से लास्ट में ही आते हैं। तो वो आपको क्रम में उनके घबराने की, याद करने की जरूरत है नहीं। 6 के क्रम याद करने कुल मिला के। तो सुश्रुत में आते हैं। सुश्रुत ने चरक का पहले 3 का क्रम चेंज किया था। शल्य के बाद में सालक, सालक के बाद में काय आ गया था, और फिर यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई। इन पे शिफ्टिंग कैसी हो गई है, देखो ये भूत विद्या एक महाभूत इनने नहीं माना। सपोज ऐसा मान लें कि आकाश महाभूत नहीं माना, तो 4थे नंबर पे भूत विद्या आ गई है। और ये कुमार व्यक्ति भी 1 नंबर आगे आ गया है। सर्जरी से अपन पहले, जैसे नॉर्मल डिलीवरी बाद में होनी होती है, सर्जरी से आप जब चाहे करवा लो,
है ना, सिजेरियन का भी करवा लो तो ये इनका कुमार व्रत भी आगे आ गया है, 5वें नंबर पे आ गया है। और जो इनके चौथे नंबर पे अगत तंत्र था वो इनका स्ट्रांग है, चूंकि इनने कल्प स्थान पूरा बताया है ना, सुश्रुत का कल्प स्थान जो है वो अच्छा है, स्ट्रांग है, तो इन्होंने 6वें नंबर पे बताया। अब ये ऐसा सोचें कि अगत तंत्र नाम का एक बल्लेबाज है, चरक में अगत तंत्र का एक ही चैप्टर है जो 23वां अध्याय का जो है चिकित्सा स्थान का 23वां अध्याय है, एक ही चैप्टर है बस। तो अपन ये मान लें कि छोटा बल्लेबाज है, केवल चौका ही मार पाता है अगत तंत्र चरक का। और सुश्रुत का अगत तंत्र पूरा कल्प स्थान है, 6 चैप्टर, उसमें 8 चैप्टर हैं, तो स्ट्रांग है, तो छक्के मारने वाला है। सुश्रुत ने उसको कौन से नंबर पे रखा है? 6वें नंबर पे रखा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझें उस चीज को। अगध के में परिवर्तन है, अगध चरक में पहले आ जाता है, फिर भूत विद्या आता है 5वें में, 6वें में कुमार व्रत आता है, सुश्रुत में एक महाभूत आगे चलते हैं, है ना, चौथे में महाभूत आ जाते हैं, भूत विद्या आ जाती है, 5वें में कुमार व्रत आता है और 6वें में अगध आता है। ठीक है, फिर आए बाघभट्ट में। जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी बेसिक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ती है, तो बाघभट्ट में बचने का कोई तरीका नहीं है। छोटा सा श्लोक है, आपको श्लोक ही याद करना पड़ेगा। बाघभट्ट का श्लोक बहुत छोटा सा है, काय वाल ग्रहो ऊर्ध्वांग सल दृष्टा जरा बरसई। ये नाम बिल्कुल आपको, जैसे किसी की तारीफ करते हैं तो मोतियों की माला जैसे फूल झड़ते हैं, वैसे ही आपके मुंह से निकलना चाहिए। काय वाल ग्रहो ऊर्ध्वांग सल दृष्टा जरा बरसई। ठीक है, तो काय बाल यानी काय चिकित्सा, फिर पीढ़िया आ गई, है ना। काय जो है, काय यानी देह कैसी होती है, पहले बचपन में छोटी होती है। ग्रह कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं। शल्य क्या होता है? कोई चीज आपके अंदर काट के घुस जाए। और जरा बरसा यानी ये लास्ट में आते हैं। तो ऐसे तोड़ के भी थोड़ा सा आप भूलने की आपकी प्रवृत्ति है तो भी आपको याद आ जाएगा। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा बरसई। तो ये इनके क्रम हो गए, है ना, कि बागवट के अनुसार काय चिकित्सा पहले नंबर पे आती है, वाल रोग जो है दूसरे नंबर पे आता है, ग्रह रोग जो है तीसरे नंबर पे आता है। अब आते हैं पर्याय के क्वेश्चन में। पर्याय का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि पर्याय किसका क्या है। पर्याय का क्वेश्चन बनता है किसने किसको क्या नाम दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सालाक्य को ऊर्ध्वांग की संज्ञा किसने दी? तो सालाक्य को ऊर्ध्वांग की संज्ञा किसने दी? बाघभट्ट ने सालाक्य को ऊर्ध्वांग की संज्ञा दी है ना। ऊर्जत्वगत अंगों की चिकित्सा की जाती है इसलिए ऊर्ध्वांग बोला। ऐसे ही भूत विद्या को जो है ग्रह रोग की संज्ञा किसने दी? बाघभट्ट ने दिया है ना, ग्रह रोग बोला है। ठीक है, ऐसे ही दंष्टा, जो अगत तंत्र को दंष्टा की जो है उपमा या जो है किसने बोला है? तो वो बाघभट्ट ने बोला। दंष्टा जो है अगत तंत्र को उन्होंने दंष्टा बोला है, ग्रह को जो है भूत विद्या को ग्रह बोला है, और सालक जो है उसको ऊर्ध्वांग बोला है। चरक ने केवल एक ही चेंज किया है, वो ये वाला किया है कि अगत तंत्र को उन्होंने क्या बोला है? विषगर विरोधविक प्रस्वनम बोला है। ठीक है, और रसायन को भी, रसायन से आपकी जरा अवस्था दूर होती है ना। रसायन सेवन करने से क्या दूर होता है? आपकी बुढ़ापा दूर होता है, जरा अवस्था दूर होती है, इसलिए जरा नाम दिया है रसायन को, जरा ब्रसई। और ब्रस यानी बाजीकरण से संबंधित है, तो जरा ब्रसई ये दिए हैं। तो इस टाइप से पर्याय हैं जो हमको याद करने हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को याद हो गए हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।